जून 2020 से लेकर Very जून good afternoon. Let's 2022 go तक across to Anurag Thakur, the Union Minister who's addressing a briefing. 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है, ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तीसरा, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट, जो कि सालाना लगभग 127 मिलियन टन की क्षमता रखता है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पस कार्गो का भी वहां पर डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहां पर लिए गए, जिसको विस्तार में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा, जो कंसेशनर खर्च करेगा, और इसके अलावा जो 531 करोड़ के लगभग वो जो हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी, ताकि उसके अगले कुछ साल तक जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग वगैरह के वो भी कर सकें। इससे क्षमता भी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक व्यापार करने के लिए भी इस पूरी मार्केट को भी इससे पूरा जोड़ा जाएगा, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बहुत काम आएगी। इसको मैं विस्तार में आपको बाद में बताता हूं। इसके अलावा मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। और आपने देखा होगा कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनके बहुत सारे कुप्रबंधन के मामले कई क्षेत्रों में आते थे, चाहे वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है, गवर्नेंस को भी सुधार लाने के लिए काम किया जाएगा। और यही नहीं, जिस तरह से भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जानी जाती है, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लगातार मोदी सरकार काम करती है। कोऑपरेटिव मंत्रालय का गठन भी उसी दृष्टि से किया गया था कि नीचे रोजगार स्वरोजगार के साथ साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट को और बल दिया जा सके। चाहे जेम के साथ जोड़ने की बाकी बातें भी पहले हुई हैं, उस दिशा में एक बड़ा कदम यह अमेंडमेंट बिल लाने का है। इसको मैं इसके बाद थोड़ा विस्तार में आपको बताऊंगा, कैसे चुनावी सुधार होगा, कैसे बोर्ड की कंपोजिशन होगी, एससी एसटी से लेके महिलाओं का उस पर उनको नॉमिनेशन होगा उसके ऊपर, और निगरानी के साथ साथ वहां पर धन की व्यवस्था भी और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या क्या किया जाएगा। एक और निर्णय जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, पीएम डिवाइन, जिसकी घोषणा बजट सत्र में, बजट के समय 2022-23 में वित्त मंत्री जी ने की थी। पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई, जो 4 साल की अवधि है। पीएम डिवाइन के जो मूल उद्देश्य हैं, वो पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करना, पूर्वोत्तर की जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविकाओं की गतिविधियों को सक्षम करना, और विभिन्न क्षेत्रों में डेवलपमेंट गैप्स को भरने का काम भी करेंगे। इसकी 500 करोड़ तक की लिमिट रहेगी। सोशल डेवलपमेंट के काम आएगा, लाइवलीहुड के काम आएगा, और हम पूर्व की सरकारों की तरह नहीं, हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं,
चाहे आपने पहले आधारभूत ढांचा देखा हो या अब पीएम डिवाइन योजना हो, यह भी उसी दिशा में काम कर रही है। मैं एक एक करके आपको कुछ विषयों पर वापस लाना चाहूंगा। 2 टर्मिनल्स की गुजरात के जो कच्छ रीजन है कांडला पोर्ट पर, और ये दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी यहां पर ये लगभग देश के जो पहले 12 पोर्ट्स आते हैं उनमें से एक है। दीनदयाल पोर्ट की जो कैपेसिटी है कार्गो हैंडलिंग की वो लगभग 300 मीट्रिक टन पर एनम। और ये जो 2 नए टर्मिनल्स की मैं बात कर रहा हूं, इसमें एक मल्टीपर्पस कार्गो होगा, ये टूना टेकरा में है, जिसमें 2250 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से 1719 करोड़ रुपया कंसेशनियर खर्च करेगा जो कार्गो बर्थ बनाने के लिए, टर्निंग सर्कल, अप्रोच चैनल, ड्रेजिंग कार्य सब इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा जो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो 531 करोड़ रुपया कॉमन यूजर एक्सचेंज चैनल के रूप में कैपिटल जो ड्रेजिंग है और कॉमन यूजर रोड के निर्माण के लिए खर्च करेगी। इसका लाभ ये होगा कि हमारे बड़े शिप्स आने की इसकी क्षमता भी बनेगी। शुरुआत में जैसे 15 मीटर ड्राफ्ट वेसल्स, ये 1 लाख डेडवेट टनेज को लेकर, और भविष्य में इसको कंसेशनियर जो उसको ये भी अप्रूवल है कि 18 मीटर तक का ड्राफ्ट ये बना सकते हैं, जिसकी गहराई 18 मीटर की होगी, जिसके कारण बड़े वेसल्स यहां पर आ सकें। और ये कच्छ रीजन में ना केवल गुजरात के लिए बल्कि जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर हमारे राजस्थान तक को भी इसका लाभ मिलेगा। 2000 अगर इसकी आप क्षमता को देखेंगे, 2026 में इसको 2.85 मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम का होगा और 2030 तक इसको 27.49 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम पे ले जाने का प्रावधान रखा गया है। दूसरा जो है कंटेनर टर्मिनल, यह भी टूना टेकरा पर है, दीनदयाल पोर्ट पर ही बनेगा और इसको भी बीओटी के आधार पर बनाया जाएगा। 4243 करोड़ रुपया इसके ऊपर अनुमानित लागत जो कंसेशनियर की तरफ से आएगी और 296 करोड़ रुपया जो है जो यूजर फैसिलिटीज के लिए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी खर्च करेगी। यह क्लोज कंटेनर टर्मिनल होगा जो भारत के उत्तरी भाग को जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इनको भी अपनी सेवाएं देगा। इससे अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के भी विभिन्न अवसर पैदा होंगे। कंसेशन का जो एग्रीमेंट है वो 30 वर्ष के लिए होगा। 2025 में जो नेट गैप है वो 18,80,000 TEUs का है और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बनकर तैयार होगा। अगर इसके लिए आप देखेंगे, इसके लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से इसका चयन होगा और कंसेशनियर जो है जो उसकी ही जिम्मेदारी होगी कि इसके डिजाइन को, इंजीनियरिंग को, फाइनेंसिंग को, प्रिक्योरमेंट से लेके इंप्लीमेंटेशन तक जो प्रोजेक्ट की है वो ही उन्हीं को ही करनी है। और ये बीओटी के आधार पर होगा। जब 30 वर्ष पूरे होंगे तो ये सरकार को वापस करना पड़ेगा और इससे कुल मिलाकर 21,90,000 TEUs पर एनम की क्षमता बनकर तैयार होगी। शुरुआत में इसमें 14 मीटर का ड्राफ्ट वेसल्स आने का होगा जिसको अभी प्रावधान है और 6,000 TEUs इसके आने की रहेगा, लेकिन कंसेशनिंग अथॉरिटी जो है वो इसको 15.5 मीटर तक करेगी और भविष्य में इसको 18 मीटर तक ले जाने का कंसेशनियर को भी प्रावधान होगा। तो वो चैनल हो, बर्थ पॉकेट हो, टर्निंग सर्कल हो, इन सबको बनाने का भी वो काम करेंगे। इससे जो कच्छ रीजन है गुजरात का, जो पहले ही एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है भारत के पोर्ट्स में टर्मिनल हैंडलिंग के लिए भी, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट जब यहां पर आएगी, 5,963 करोड़ रुपए के लगभग कॉन्सेशनियर्स के माध्यम से इसमें पेमेंट आएगी, लागत आएगी
और इस इन्वेस्टमेंट से लाखों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए सबको इसका लाभ मिलेगा और हमारे व्यापार को भी बल मिलेगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये यूनियन लिस्ट में भी है और इसको सभी राज्यों से बातचीत करके उस दिशा में भी काम किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के कुछ उदाहरण ऐसे भी आते थे जहां पे कुप्रबंधन रिपोर्ट होता था या चुनाव नहीं होता था, बहुत लंबे समय तक एक ही व्यक्ति वहां पर बैठे रहते थे। तो उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए कि उसकी रजिस्ट्रेशन को सरल किया जाए, उसका एक ये लाभ मिलेगा। गवर्नेंस में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही तय होगी और एमसीएस एक्ट 2002 में कतिपय संशोधन करने के साथ साथ इसमें जो विशेष सुधार होगा वो चुनावों में होगा। तो एमसीएस के बोर्ड के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए एक इलेक्शन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। केवल ऐसे ही एक्टिव मेंबर्स चुनाव लड़ने के पात्र होंगे जिन्होंने कम से कम 3 जनरल मीटिंग्स में भाग लिया हो और वो इन सोसाइटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अवेल करता हो। दूसरा जो है, बोर्ड के कंपोजिशन, मीटिंग्स और मेंबरशिप में भी सुधार होगा। बोर्ड में महिलाओं के लिए 2 सीट्स और एससी एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित होगी। बोर्ड बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट क्षेत्र के 2 एक्सपर्ट्स को कोऑप्ट सदस्य के रूप में लेगा। बोर्ड मीटिंग के लिए कम से कम 1/3 मेंबर्स का कोरम अनिवार्य होगा। जहां गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी की मैं बात करता हूं, तो सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए लिक्विडिटी, एक्सपोजर आदि संबंधित फाइनेंशियल नॉर्म्स निर्धारित किए जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से अधिक डिपॉजिट वाले मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी तथा 500 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट अब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पैनल से लिए गए ऑडिटर के द्वारा ही किया जाएगा। एक बड़ा कदम है ज्यादा पारदर्शिता और ऑडिट को भी सुनिश्चित करने के लिए। और एमसीएस, सीएस, एमएससीएस के मेंबर्स की ग्रीवियांस को एड्रेस करने के लिए कोऑपरेटिव्स ओम्बुड्समैन अपॉइंट किया जाएगा। इन जो हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इन्हीं में ही ये कोऑपरेटिव ओम्बुड्समैन को अपॉइंट किया जाएगा। मेंबर्स को समय पर आवश्यक इंफॉर्मेशन मिल सके, इसके लिए इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। सहकारिता के क्षेत्र में धन की व्यवस्था के लिए पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रॉफिट कमाने वाली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपने नेट प्रॉफिट का 1% या 1 करोड़ रुपए जो भी कम हो, एक रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड में योगदान देना होगा, जिसका उपयोग जो सिख एमएससीएस हैं के रिवाइवल के लिए किया जाएगा। जहां तक निगरानी व्यवस्था में सुदृढ़ करने की बात हो, इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से बनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को वाइंड अप किया जा सकेगा। जहां धोखाधड़ी अथवा पैसे का गबन हुआ हो या चुनाव संभव ना हो सके हो, वहां केंद्र सरकार बोर्ड को सस्पेंड कर सकेगी। इन सब कदमों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाभ भी मिलेगा। जहां पर आप एप्लीकेशंस हो, यानी कि सुगमता लाने के लिए एप्लीकेशंस, रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आदि को ऑनलाइन फाइल करने की व्यवस्था होगी। और ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकेगी और इसका डिस्पोजल भी 3 माह में किया जाना अनिवार्य होगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इनमें केंद्र सरकार की शेयर होल्डिंग को सरकार की अनुमति के बिना नहीं बेचा जा सकता। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग कार्य में संलग्न है, उनकी बैंकिंग एक्टिविटीज का रेगुलेशन
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत होगा। इससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसा भी सुरक्षित होगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आने के बाद जो बाकी लाभ बाकी बैंकों को मिलते हैं इनको भी मिल पाएंगे। सो इन संशोधनों से नागरिकों द्वारा सुगमता से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जा सकेगा और जो बाकी लाभ भी उनमें पारदर्शिता भी आएगी। जहां तक नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम डिवाइन योजना की बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि 4 वर्षों के लिए इसको लाया गया है। 2022-23 से 2025-26 तक पीएम डिवाइन को मंजूरी दी गई है। 6,600 करोड़ रुपया इसके लिए मंजूर किया गया है। विभिन्न सेक्टर्स में डेवलपमेंट गैप्स को जो है पूरा करने के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगी। युवाओं और महिलाओं के लिए लाइवलीहुड संबंधी योजनाओं को इंप्लीमेंट कर सकेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पीएम गति शक्ति के कॉन्सेप्ट के अनुसार ही और कन्वर्जेंस पर आधारित होंगे और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में विकास भी हो, युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी उत्पन्न हो, उसमें भी फायदा मिलेगा और ये 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम होगी। धन्यवाद। 63 63 सर, मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। जो आपने एलपीजी सब्सिडी का ऐलान किया है उसमें आपने कहा है कि जून 2022 तक का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए किया गया है। उसके बाद भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, क्या उसकी भरपाई भी इसमें की जाएगी? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये सिर्फ डोमेस्टिक एलपीजी के लिए है, क्या पेट्रोल डीजल पे भी अंडर रिकवरी है और उसका भी कुछ विचार किया जा रहा है? लक्ष्मण जी धन्यवाद, आपने सवाल पूछा। क्योंकि दुनिया भर में एलपीजी के दाम 300% से ज्यादा बढ़ गए, लेकिन भारत में नागरिकों के ऊपर वो बोझ ना पड़े तो मोदी जी की सरकार ने सुनिश्चित किया कि पेट्रोलियम कंपनियों तो अब तक जो भुगतान किया है या जो उन्होंने सहा है उसको केंद्र सरकार वन टाइम ग्रांट के रूप में 22,000 करोड़ रुपया दे रही है। ये 22,000 करोड़ रुपया इसलिए है कि भारत के नागरिकों के ऊपर उसका दबाव ना पड़े। लेकिन आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो भी अपनी जेब से खर्च ना करें, तो भारत सरकार ने इसलिए वन टाइम ग्रांट उसके लिए दी है। अगर दुनिया भर के मुकाबले देखूं तो शायद इससे 4 गुना ज्यादा होगा। यानी कि सीधा तौर पे अगर दुनिया के दामों से मुकाबला किया जाता तो 88,000 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ चुका होता। तो कहीं ना कहीं हमने यहां पर दाम को भी नियंत्रण में रखा और आम जनमानस पर भी इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बची रहे तो उनको वन टाइम ग्रांट दी है। और जहां तक पेट्रोलियम डीजल की बात है, पूर्व में भी भारत सरकार ने केंद्रीय करों में भी कटौती की और जहां जहां एनडीए और भाजपा शासित राज्य थे वहां पर राज्य की सरकारों ने भी उसको कम किया था, ताकि जनता पर बढ़े हुए दुनिया भर के जो दाम बढ़े उसका प्रभाव ना पड़े। आप तो जानते हैं कि क्रूड ऑयल और एलपीजी ये दुनिया भर के देशों से इंपोर्ट ही करनी पड़ती है और दुनिया भर में दाम बढ़े हैं, लेकिन जनता पर इसका बोझ ना पड़े उसके लिए सरकार ने समय समय पर कदम उठाए। उनमें से एक कदम यह भी है। 11 संजय शर्मा हूं सर, इंडिया न्यूज से। मेरा सवाल सर पीएम डिवाइन योजना को लेकर है। इसमें क्या नॉर्थ ईस्ट के ही राज्य होंगे या कुछ हिली स्टेट भी हैं, इसमें पर्वतीय राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया सर? देखिए, पिछले 70-75 वर्षों में जिस तरह से पहले 7 दशक की बात की जाए तो जो पॉलिसीज नॉर्थ ईस्ट को लेकर थी उस तरह का विकास नहीं देखा गया। लुक ईस्ट की बात होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक्ट ईस्ट, आज आप देखेंगे वहां पर रेल हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एयरपोर्ट हो, आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया गया है। जहां आधारभूत ढांचा भी सुदृढ़ हो रहा है, पर्यटन से लेकर बाकी निवेश भी जा रहा है, लेकिन अभी भी यह महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं
पीएम डिवाइन जैसी योजनाओं की आवश्यकता है ताकि युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका के साधन भी हो सकें। जो गैप फंडिंग है उसका भी ध्यान किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। 6,600 करोड़ रुपया पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत मंजूर किया। इसकी घोषणा तो बजट के समय हुई थी, लेकिन ये 4 वर्षों में देखिए, ना केवल ये, इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्टों को पूरा करने में भी, लागू करने में भी, रोजगार पैदा करने में भी, आजीविका के साधन खड़ा करने में भी बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और ये नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित है। सर, तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। सर, जो जैसे लक्ष्मण सर ने पूछा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं पेट्रोल डीजल पे प्राइस कम नहीं किया है। 125 रुपए प्रति डॉलर बैरल जब था और आज 94 और नीचे में 84 तक जाके आया, तो क्या जो प्राइस ना कट करना, जो उनकी अंडर रिकवरी है, वो क्योंकि अंडर रिकवरी की वजह से जो पैसा उनका नहीं बच पाया था, वो उस वजह से सरकार चाह रही है कि वो प्राइस कट ना हो, क्योंकि एक स्कोप वहां पे जरूर दिखता है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हम लोग इंपोर्ट तो करना ही पड़ता है और दुनिया भर में दाम मेरे से और आपसे छिपे किसी से नहीं है। अगर 300% वृद्धि की बात मैं दुनिया भर में कर रहा हूं, तो आप कल्पना कर ही सकते हैं कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना प्रभाव पड़ता सीधा जनता पर।